नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। सीएमएचओ कार्यालय में अब अधिकारियों और कर्मचारियों की लेट लतीफी नहीं चलेगी। सीएमएचओ डॉक्टर पीपल ने अब बायोमेट्रिक मशीन से अटेंडेंस लगवाना शुरू कर दी है। सीएमएचओ कार्यालय में अभी तक कई कर्मचारी और अधिकारी समय पर उपस्थित नहीं होते थे और फील्ड में जाने का बहाना बनाकर बच जाते थे और बाद में आकर उपस्थिति रजिस्टर में साइन कर देते थे। नए आए सीएमएचओ डॉक्टर पीपल ने जब इस स्थिति को देखा तो उन्होंने इसको बदलने का निर्णय ले लिया और नए भवन में सीएमएचओ कार्यालय शिफ्ट होने के साथ ही बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति लगवाना शुरू कर दिया। सीएमएचओ डॉक्टर पीपल ने बताया कि कर्मचारियों और अधिकारियों की अंगूठा और चेहरा देखकर मशीन उनके ऑफिस आने और जाने का समय दर्ज करेगी और इसके साथ ही सैलरी के लिए भी डाटा अब इन मशीनों से लिया जाएगा। इसके चलते अब कर्मचारियों और अधिकारियों का समय पर उपस्थित होना ज़रूरी हो गया है। बात आ रही थी कि स्टाफ समय पर नहीं आता, आपने क्या इनिशिएटिव लिया है उसको लेके? मैंने स्टाफ की उपस्थिति को समय पर सुनिश्चित कराने के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस अपने ऑफिस में इंस्टॉल करा दी है और इसमें रजिस्ट्रेशन सब करा के उसी से ही हाजिरी पत्रक तैयार होगा, क्योंकि जिस ऑफिस से जिला पूरा चलाना है तो वहाँ कर्मचारियों की सबसे उपस्थिति होना अनिवार्य है। ठीक। विधानसभा चुनावों को लेकर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही कलेक्टर द्वारा जिले की स्टैंडिंग कमेटी एवं मीडिया को नियमों की जानकारी दी गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक लेकर राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और मीडिया को निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देकर जिले में आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने की जानकारी से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन होगा, नामांकन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर और संवीक्षा 31 अक्टूबर को होगी। अभ्यर्थी के द्वारा नाम वापस लेने की तिथि 2 नवंबर रहेगी। मतदान 17 नवंबर को होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जिले में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीणा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी MH कवचे, ADM अनुकूल जैन, संबंधित RO, ARO विवेक जोशी, बहादुर सिंह बोरमुंडला, रवि भदौरिया, रवि राय, हेमंत जोहरी, मंजूर हुसैन, संजय गोयल, चौधरी मोहन कुराड़, महेश मनचांदिया, प्रकाश नरवरिया आदि उपस्थित थे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के बाद प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा कर विधानसभा आम निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा की जानकारी दी। जो साउंड वाहन होता है प्रचार वही मैं कह रहा हूँ, सर्टिफाइड के लिए क्या 2 बार उज्जैन का राउंड लगाएगा, नाका राजू का आदमी हम ये व्यवस्था कर सकते हैं कि आपको 2 बार नहीं लगाना पड़ेगा, आपको हम तो आप लोगों को बर्डन कब पड़ेगा और डायरेक्टली उनसे बात करें। क्या कुछ रहेगा? आपको विदित है कि आज जैसे ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव के तिथियों की घोषणा की, आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इसी संबंध में सबसे पहले आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की गई, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, उनसे चर्चा की गई, उनको बताया गया। फिर आप मीडिया के बंधुओं से प्रेस से चर्चा की गई है। आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होते ही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने होते हैं, जो आज कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के जारी कर दिए गए हैं। संपत्ति विरूपण के आदेश जारी कर दिए गए हैं और कार्रवाइयाँ शहर में और पूरे ज़िले में लगातार चल रही है। सस लाइसेंस के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी है। स्क्रीनिंग कमेटी ने अपनी बैठक में ये निर्देश के परिपालन में सस लाइसेंस जमा करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी जो शासकीय कर्मचारी विभिन्न जनप्रतिनिधियों के यहाँ नियमों के तहत सहायक का काम कर रहे थे, उनको वापस बुला लिया गया है, आदेश जारी कर दिए गए हैं।
चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान हो। सर, गरबा पंडाल, क्योंकि ये त्यौहार का मौसम है और इस इलाके में गरबा होते हैं, तो सबसे पहले तो गरबा पंडालों को उनको भी एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना हो। सबसे पहले वो किस स्थान पे कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्थानों पे गरबा पंडालों को अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पे ये सुनिश्चित करना कि वो राजनीतिक कार्यक्रम न करें ये बहुत मुश्किल है। तो सार्वजनिक स्थानों पे तो अनुमति नहीं होगी, अपने निजी परिसर में वो कार्यक्रम करें। और अगर निजी परिसर में वो कार्यक्रम करते हैं तो जो आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान है उसको उनको फॉलो करना है। सर, आरती के लिए भी बुलाते हैं प्रत्याशियों को, तो ऐसे में आरती करना उनके लिए रहेगा या फिर वो उसमें खर्चा उनका जुड़ेगा? देखिए, कोई अगर किसी को बुलाता है इस पर रोक नहीं है, लेकिन अगर उसका उपयोग राजनीतिक मंच के रूप में होता है तो निश्चित तौर पे वो आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों को आकर्षित करता है और उसके जो प्रावधान है उसको अनुमति लेनी पड़ेगी और प्रत्याशी उनके खर्चे में जुड़ेगा और इस तरह के प्रावधान को प्रचार का एक माध्यम भी बनेगा। सर, महाकाल की व्यवस्थाएं भी क्या चेंज की जाएगी? जो प्रोटोकॉल व्यवस्थाएं रहती है नहीं, मंदिरों की व्यवस्थाओं में कोई चेंज नहीं है। ये जरूर है कि ये कोटा वोटा सिस्टम खत्म कर दिया गया है। सर, शस्त्र की बात की गई थी, आपने आदेश जारी कर दिया। सर, कितने शस्त्र, ऐसा कुछ है? लगभग 6000 शस्त्र यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। उन सभी को जमा करने का आदेश दे दिए गए। 2 तरह का ऑप्शन दिया गया है, थाने में भी जमा कर सकते हैं और जो अधिकृत शॉप्स हैं वहाँ भी जमा कर सकते हैं। कई लोगों को इसमें छूट दी गई है और ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की जान माल को खतरा हो और वो अगर ये सिद्ध करता है तो ऐसे मामलों में उन्हें विशेष परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है। सर, इस बार वोटिंग में श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह से आम श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसके साथ ही बाबा महाकालेश्वर को ज्ञापन भी अर्पित किया गया। महाकाल लोक द्वार पर पूर्व पार्षद हिमांशु जोशी, कांग्रेस नेता चंद्रभान सिंह चंदेल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महाकाल मंदिर में गर्भगृह दर्शन आम नागरिकों के लिए खोले जाने को लेकर आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन के प्रथम चरण में व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें देश प्रदेश के विभिन्न शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने हस्ताक्षर किए और आंदोलन को समर्थन दिया। हस्ताक्षर अभियान के पश्चात बाबा महाकाल के नाम एक ज्ञापन महाकाल मंदिर में नंदी हॉल में जाकर प्रेषित किया गया। ज्ञापन के साथ ही हजारों की संख्या में हस्ताक्षर युक्त कॉपियों को प्रेषित किया गया और प्रार्थना की गई कि प्रशासन को बाबा महाकालेश्वर सद्बुद्धि दे कि वह अपने पक्षपातपूर्ण रवैये को बंद करके या तो गर्भगृह सबके लिए खोल दे या फिर सभी के लिए बंद कर दे। गर्भगृह में सिर्फ और सिर्फ पंडित पुजारी ही रहे, किसी भी प्रकार की वीआईपी व्यवस्था न हो। हस्ताक्षर अभियान आंदोलन में क्षेत्रीय पार्षद अर्पित दुबे, महिला कांग्रेस अध्यक्ष गीता यादव, कैलाश सोनी, संजय वर्मा, ऋतुराज सिंह चौहान, करण सिंह, मोहसिन पठान, प्रमोद शर्मा सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता एवं महाकाल मंदिर के नियमित दर्शनार्थी भी शामिल हुए। किस प्रकार का अभियान चलाया और किसको ज्ञापन दिया है, पूरा क्या मामला है? ये एक हस्ताक्षर अभियान आंदोलन की पहली प्रक्रिया है जो महाकाल मंदिर में पिछले 4-5 माह से और हमेशा से ये होता है कि आम नागरिक, आम श्रद्धालु गर्भगृह में जाकर जल नहीं चढ़ा पाता। इन्होंने सशुल्क किया, तब भी आज भी सशुल्क भी बंद है और कई वीआईपी नेता, पत्रकार, बड़े बड़े उद्योगपति, क्रिकेटर, एक्टर, उन सब के लिए गर्भगृह खुले हुए तो बड़ी आसानी से दर्शन कर लेते हैं और आम नागरिक यहाँ धक्के खाते हैं। उस समस्या को लेकर हमने आज आंदोलन के प्रथम चरण में हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें सारे देश विदेश, मध्य प्रदेश के सब दूर से आए श्रद्धालुओं ने हस्ताक्षर किए, दस्तखत किए। पिछले 3-4 घंटे से हमने यहाँ हस्ताक्षर अभियान चलाया है और बाबा महाकाल के नाम से प्रशासन को, सरकार को और प्रशासन में बैठे जिम्मेदार लोगों को सद्बुद्धि दे और इस पाप से बचाए जो एक आम आदमी को यहाँ के गर्भगृह के दर्शन से वंचित करे। हमारी मांग है या तो आम नागरिकों के लिए सारे दर्शन खोल दो या फिर किसी भी वीआईपी के लिए ये दर्शन बंद हो। किसको ज्ञापन दिया आपने? क्या हमने माननीय बाबा महाकाल के नाम से उनके जो गण हैं, नंदीगण, उनके चरणों में बाबा महाकाल को ज्ञापन दिया। आपका नाम होगा? हिमांशु जोशी, पूर्व पार्षद। डॉक्टर मोहन यादव को उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार विधायक का टिकट दिए जाने पर उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। डॉक्टर यादव ने भी संगठन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट्स की चौथी लिस्ट में 57 नामों का ऐलान कर दिया है,
जिसमें उज्जैन दक्षिण से डॉक्टर मोहन यादव पर एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। लिस्ट में डॉक्टर मोहन यादव का नाम फाइनल होते ही शहर में उनके समर्थकों ने खुशियां मनाना शुरू कर दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और डॉक्टर मोहन यादव के समर्थकों ने उनके ऑफिस पर जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान मोहन यादव को कंधों पर उठाकर घुमाया गया। आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों के बीच उत्सव का माहौल बनाया गया। मिठाई भी बांटी गई। उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार चुनाव लड़ने वाले 58 वर्षीय मोहन यादव बीएससी, एलएलबी, एमए राजनीति विज्ञान, एमबीए, पीएचडी तक शिक्षित है। मुख्य रूप से सन 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव रहे। सन 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री एवं 1986 में विभाग प्रमुख, सन 1988 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश के प्रदेश सह मंत्री एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और 1989-90 में परिषद की प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री तथा वर्ष 1991-92 में परिषद के राष्ट्रीय मंत्री रहे। सन 2013 में विधायक बने। सन 2018 में दूसरी बार चुनाव जीतकर उच्च शिक्षा मंत्री बने थे। अब विधानसभा में तीसरी बार उम्मीदवार बने हैं। मोहन यादव ने बताया कि उनके लगातार किए जा रहे विकास कार्यों के कारण बीजेपी को बड़ी जीत मिलने वाली है। डॉक्टर मोहन यादव ने संगठन और पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया है। देखिए, आज से आचार संहिता लागू हो चुकी है और आपकी टिकट की भी घोषणा हुई है। देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से पार्टी ने मेरे व्यक्तिगत स्तर पर विचार करके ये जो मौका दिया, मैं पार्टी का आभारी हूँ। और यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी यशस्वी अमित शाह जी, इस अवसर पर विशेष रूप से हमारे यहाँ चुनाव का सारा प्रबंधन देख रहे भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब, हमारे साथ प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुनाथ शर्मा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, मैं सभी वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभारी भी हूं। और जिस प्रकार से पार्टी ने विश्वास किया है, मेरे साथ माननीय जिला अध्यक्ष विवेक जोशी जी मौजूद हैं। यहाँ सभी कार्यकर्ता हजारों हजार की तादाद में मौजूद है। हम सब मिलकर के उज्जैन के विकास का संकल्प जो किया हुआ उस पर लगातार खरे उतरेंगे और जनता से एक बार फिर आशीर्वाद लेने जाएंगे। पिछले कामों के बलबूते पर मैं हृदय से आभारी हूँ। इस नाते से भी उच्च शिक्षा विभाग में देश में सबसे पहले शिक्षा नीति लागू हुई किसी प्रदेश में, तो वो मध्य प्रदेश में लागू हुई। मेरे शिक्षा विभाग के माध्यम से लगभग 54 नए कॉलेज खोले गए, 20 से ज़्यादा महाविद्यालय में संकाय हमने खोले हैं। इसी प्रकार से लगभग 3700 से ज़्यादा नए पदों को पीएससी से भरने के लिए हमने पीएससी तक पहुंचाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से गुणात्मक शिक्षा को लेकर के उच्च शिक्षा विभाग में नवाचार किए गए, विभिन्न प्रकार के भवन और बाकी चीज़ों की व्यवस्था की गई है, यही कारण है कि पूरे देश का सबसे नंबर 1 A++ ग्रेड का कॉलेज सरकारी स्तर का उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय बना है। जीवाजी विश्वविद्यालय A++ ग्रेड का हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के कामों के बलबूते पर निश्चित रूप से जनता के बीच में हम जाने वाले हैं और जनता हमारे को निश्चित रूप से जो दिख रहा है वो अभी से आशीर्वाद देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम सब मिलकर के, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते से ये व्यक्ति की घोषणा होती है, असली में तो हमारा उम्मीदवार कमल का फूल होता है। इसलिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर हम सब मिलकर ताकत से लड़ेंगे और निश्चित रूप से जनता हमको यश देगी। महाकाल बाबा की कृपा होने वाली है। महाकाल बाबा, हम सबको जानकारी में है कि जब जब कुंभ मेला आता, सिंहस्था का आयोजन होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, आज़ादी के बाद से लगातार ये जो क्रम जारी है, हम सब उसको एक बार फिर अपने आंखों से फलीभूत होते दिखाई देंगे। और सिंहस्थ के कारण से उज्जैन में जो विकास के नए दरवाजे खुलेंगे, अभी ही 8000 करोड़ के काम उज्जैन में चल रहा है। ऐसे में और भविष्य की बड़ी संभावना सिंहस्थ को लेकर के है कि दुनिया की अद्वितीय नगरी उज्जैन बनाना है। मैं आप सबके भरोसे से कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उज्जैन में और विकास के 4 चांद लगेंगे।
भाजपा ने करीब 135 से ज्यादा नामों की घोषणा कर दी है, कांग्रेस की अभी एक सूची नहीं आई है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस कोमा में है। कांग्रेस की हालत बहुत बुरी हो गई है। कांग्रेस के अंदर के झगड़े, कांग्रेस के अंदर की अंतरूनी कलह ये बाधा बन रही है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ लोकतंत्र में अपनी अपनी पार्टी अपने अपने ढंग से चलती है। कांग्रेस ने जो किया वो कांग्रेस जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने उम्मीदवार एक के बाद एक घोषित करते हुए चौथी सूची तक आ गई है। इसका अर्थ ये कि हम चुनाव के प्रति भी अलर्ट है, पार्टी संगठन रचना सब में अलर्ट है, और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने आत्मविश्वास से भरपूर होकर के निश्चित विजय के संकल्प की तरफ चल रही है। किस तरह के विकास काम किए आपने दक्षिण विधानसभा के अंदर? वो कौन से मुद्दे होंगे बड़े प्रदेश स्तर के जो भाजपा जनता के बीच में रखेगी? देखिए, मुद्दे तो हमारे पास बाबा महाकाल के महालोक के 2 के बाद से अधिकांश विकास की जितनी दरवाजे खोलना चाहिए थे वो हमारा मॉडल बन गया उज्जैन का विकास का, और उसी के बलबूते पर उज्जैन में न केवल धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है बल्कि धार्मिक पर्यटन के अलावा यहाँ पर उद्योग का बड़ी संभावना बनी है। मेगा डिवाइस पार्क आने के बाद, अमूल की डेयरी या प्लांट आने के बाद, यहाँ कर्नाटका एंटीबायोटिक के जो नए उत्पाद बनने वाले हैं, ये बड़ी संभावना लेके चल रहे हैं। राजमार्गों की दृष्टि से उज्जैन सेंटर में आया है। रेल हमारे पास आई चुकी, डबल लाइन बन गई, फतेहाबाद की रेल चालू हो गई, मेट्रो ट्रेन की घोषणा हो गई। तो एक के बाद एक हमारा एयरपोर्ट बनने वाला है। यूनिवर्सिटी के नए कोर्स बहुत सारे खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, बीएससी एग्रीकल्चर खुल गई है। जिस प्रकार से उज्जैन में भविष्य की पौध को तैयार करने के लिए एकेडमिक माहौल बना है, उसी के साथ साथ हमारे अपने पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जितने प्रकार से विकास के काम हो सकते हैं, उसके साथ साथ खगोलीय गणनाओं के लिए, काल गणनाओं के लिए, साइंस सिटी बनाने के लिए इतने सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जनता अत्यंत विश्वास करती भारतीय जनता पार्टी पर। मुझे पूरा भरोसा है इस बार की जीत हमारी सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत से होगी। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस की जो जन आक्रोश यात्रा है उसमें एक ही बड़ा सवाल है, महाकाल लोक का भ्रष्टाचार, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जनता सब जानती है, 50 साल तक कांग्रेस ने अपनी सरकार में रहते कभी महाकाल की चिंता नहीं की, कभी काम नहीं किया। ऐसे में उनके द्वारा किए गए कोई बात का भी मैं तो जवाब देना भी उचित नहीं समझता हूँ। जनता सब जानती, जनता जवाब दे चुकी है। कांग्रेस पूरी तौर पे प्रदेश में नकारी जा चुकी है और कांग्रेस की इसीलिए वाइस खत्म हुई है, तो स्वाभाविक कीमत कांग्रेस चुकाएगी। आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह के निर्देश पर नगर निगम द्वारा लगातार बैनर एवं पोस्टर को हटाया जा रहा है। सोमवार को आचार संहिता लगते ही विभिन्न शासकीय एवं सार्वजनिक संपत्तियों स्थलों से विभिन्न प्रकार के फ्लेक्स होर्डिंग्स हटाए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। दीवारों और अन्य स्थलों पर पेंट विज्ञापनों को मिटाया गया तथा लोकार्पण, भूमि पूजन के बोर्डों को छुपाया गया। यह कार्यवाही संपूर्ण शहर में आरंभ कर दी गई है। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 संपन्न होने वाले हैं। उक्त संपन्न होने वाले निर्वाचनों के संबंध में आदर्श आचरण संहिता आज से प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के उपरांत नगरपालिका निगम उज्जैन द्वारा संपत्ति विरूपण से संबंधित कार्रवाई की जा रही है। नगरपालिका निगम क्षेत्र अंतर्गत 6 जोनों में 6 टीमों का गठन किया जा करके शासकीय संपत्तियों से, अर्धशासकीय संपत्तियों से और निजी संपत्तियों से संपत्ति विरूपण की कार्रवाई करते हुए बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स हटाए जाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। की गई कार्रवाई की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को MCC 1 और MCC 2 फॉर्मेट में निर्धारित समय सीमा में भेजी जाने की कार्रवाई नगरपालिका निगम उज्जैन के द्वारा की जा रही है। पुलिस हेड साहब द्वारा अपने अवैध संबंधों के चक्कर में पत्नी को घर से बाहर निकाला गया। इसी के साथ प्रेमिका के बच्चों को घर में रखने एवं पत्नी के साथ मारपीट भी की गई। माधवनगर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन में हेड साहब और उनकी पत्नी के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। घायल महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका पति मनोहर सिंह उज्जैन पुलिस में ड्राइवरी करता है और उसका अफेयर देवास की एक महिला टीचर से चल रहा है। जब महिला घर से बाहर गई हुई थी तभी पति ने 2 लोगों को घर में बिठाकर बाहर से ताला लगा दिया था। जब पत्नी घर पहुंची तो उसने देखा कि 2 लोग अंदर बैठे हुए हैं। उसने पूछा तो उन्होंने देवास की रहने वाली महिला टीचर को फ़ोन लगा दिया। जैसे यह घटनाक्रम पति को चला तो वह घर पहुंचा और आनन फानन में महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी।
महिला ने अपने पति के देवास में महिला टीचर से अफेयर होने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल माधवनगर थाना पुलिस ने महिला का बयान लेकर मामले में जांच शुरू कर दी है। मैं मेरी भाणेज के यहाँ पे गई हुई थी, वहाँ से जब मैं आई तो एक चाबी मेरे पति के पास रहती है, एक चाबी मेरे पास रहती है। तो मैंने मेरी चाबी से बाहर से लॉक लगा हुआ था, मैंने मेरी चाबी से लॉक खोला, अंदर देखी तो 2 लड़के बैठे हुए थे। मैंने बोला कि आप कौन हो भैया मेरे घर में? बोलते हम तो वो मनोहर सिंह जी तंवर के रिश्तेदार है, इंदौर से आए। हमने बोला कि आपको हमने कभी नहीं देखा, ये मेरी भाणेज है, ये मेरे ससुराल पक्ष से, मैं मेरे पियर पक्ष से, मैंने आपको कभी नहीं देखा। तो उनने बोला कि नहीं हम उनके रिलेटिव है। मैंने बोला रिलेटिव में मैंने आपको कभी नहीं देखा है, कहीं तो टकराते आप। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बोले ऐसे आ गए हम तो मिलने के लिए। मैंने ताला लगाने की बाहर से क्या ज़रूरत थी? अगर आप आए थे तो दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, ताला लगाने की क्या ज़रूरत पड़ रही? तो बोले भैया ताला लगा के, वो अंकल ताला लगा के चले गए कि बाहर मत निकलना आप लोग। मैंने क्यों ऐसा क्यों? जब आप मेहमान हो तो ताला लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? बस इतना हुआ। फिर उसने उसकी मम्मी को फ़ोन लगाया, हमने पूछा उससे कि कहाँ रहते हो, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? तो बोले मेरी मम्मी का नाम बबीता तंवर है। मुझे पहले से पता था कि इनका अफेयर है उसके साथ में, बबीता तंवर के साथ। वो देवास में रहती है और पटाड़ी उसका पियर है, ग्राम पटाड़ी, और देवास में रहती है और बरोठे में टीचर पढ़ाने जाती है। बस इतना हुआ, हमने इतना वीडियो बनाया और उसने उसकी मम्मी को फ़ोन लगाया, उसकी मम्मी ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन लगाया और वो आए, और जैसे आए उन्होंने मेरे साथ मारपीट चालू कर दी। मनोहर सिंह तंवर। क्या काम करते हैं? वो ड्राइवर है, पुलिस में ड्राइवरी लाइन में है, हेड साहब है। इसके पहले भी आपने कंप्लेन करी थी? हाँ करी है मैंने देवास में भी कंप्लेन करी है, इंदौर में भी करी, और अभी यहाँ पे भी ये महिला थाने में भी कंप्लेन करी थी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मेरा रीना तंवर है। कहाँ पर हुआ विवाद? कौन सी? ये पुलिस लाइन में, घोड़ा चाल में। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई है? मैंने अभी वो कौन सा थाना, माधव ने, अभी यहाँ इससे बयान लेके गए हैं सब। माधव? हाँ जी। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। उज्जैन में कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षक के साथ पड़ोस के ही रहने वाले शराबी युवक ने चाकू के साथ मारपीट कर दी। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। उज्जैन के निजातपुरा में रहने वाले संतोष राव कोचिंग क्लास चलाते हैं। जब वह क्लास खत्म कर घर के नीचे पहुंचे, तभी पास में रहने वाले शराबी युवक ने चाकू से हमला कर दिया। घायल संतोष राव ने बताया कि मेरे स्टूडेंट के पेरेंट्स फीस जमा करने के लिए आए हुए थे, तभी पास में रहने वाले युवक ने गाली गलौज कर अपशब्द कहे। जब बात का विरोध शिक्षक ने किया तो युवक ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में संतोष को चाकू लगे हैं। युवक शराब का आदी है और आए दिन लड़कियों से अश्लील हरकतें करना, अश्लील कमेंट्स करना, यही उसका काम है। जब कल उसने इस बात का विरोध किया तो उसने चाकू से 7 बार हमला किया। मामले में घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं कोतवाली थाना पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मेरा निज निवास निजातपुरा चरक भवन के पीछे है। मैं एक शिक्षक हूँ, कोचिंग्स पढ़ाता हूँ। कोचिंग से फ्री हुआ मैं घर पर था तो पेरेंट्स आए बच्चों की फ़ीस देने, तो मैं फ़ीस लेने नीचे गया तो प्रवीण साहू नाम का लड़का है जो कई प्रकार के नशे करता है, वो गाली बक रहा था, अपशब्द बोल रहा था। तो मैंने बोला भैया क्यों बक रहा है गाली? तो
वो मुझे ऊपर से ना पत्थर मारे उसने और बर्तन फेंक के मारे। और फिर जब मैं घर की तरफ आने लगा अपने, तो पीछे से आया और मुझे चाकू मार दिया उसने 7 जगह। कितने चाकू मारे आपको? मुझे 7 चाकू मारे। कहाँ पर हुआ, कौन सी जगह पे हुआ? मेरे घर पर ही आके किया उसने, मेरे घर की सीढ़ियों पर। वीडियो भी आ रहा सामने, वहाँ पर क्या हुआ? जी पास के महिलाओं ने किया था, सारी महिला थी, जेंट्स वहाँ थे नहीं। और सभी उसको जानते हो, बदमाश प्रकार का है। लड़कियाँ आती मेरे पास कोचिंग्स, तो उनसे छेड़छाड़ करना और उन पे पत्थर मारना। मेरी वाइफ पार्लर चलाती है, वो वहाँ महिला आती है, उनसे अश्लील तरीके से बातें करना, ये इस टाइप से उसकी प्रवृत्ति है। और पहले भी उसके कई लड़कियों के साथ मैटर हो चुके हैं। क्या नाम है? उसका नाम प्रवीण साहू है। आप कहाँ पर रहते हो? निजातपुरा चक भवन के पीछे। क्या नाम है आपका? संतोष राव। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? सेंटर कोतवाली। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची में डॉक्टर मोहन यादव का नाम आते ही मंगलवार सुबह डॉक्टर मोहन यादव शिप्रा तट पहुंचे और स्नान किया। इसी के साथ उन्होंने शिप्रा शुद्धिकरण का कार्य भी किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 57 नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें उज्जैन दक्षिण से डॉक्टर मोहन यादव पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। लिस्ट में डॉक्टर मोहन यादव का नाम फाइनल होते ही मंगलवार को सुबह अपने मित्रों के साथ यादव शिप्रा नदी में स्नान के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने शिप्रा नदी में गंदगी देखकर किनारे के हिस्से में पड़ी गंदगी को साफ किया। दरअसल बीजेपी के उज्जैन दक्षिण सीट से प्रत्याशी मोहन यादव मंगलवार सुबह शिप्रा नदी के नरसिंह घाट पर स्नान के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान घाट पर गंदगी देखकर उन्होंने उसे साफ करना शुरू कर दिया। यादव के साथ रवि सोलंकी और तैराक दल के कुछ सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान करीब 15 मिनट तक घाट के पास पानी की गंदगी को साफ कर देव दर्शन के लिए निकल पड़े। आपको बता दें कि सोमवार को आई बीजेपी की लिस्ट में मोहन यादव का नाम उज्जैन दक्षिण के लिए फाइनल होने के बाद मंगलवार को बीजेपी कार्यालय में स्वागत रखा गया था। मंत्री मोहन यादव ने कहा कि मैं हमेशा मां शिप्रा में स्नान के लिए आता रहता हूं। आज घाट पर गंदगी देख उसकी सफाई भी की है। ग्राम दताना मताना में रहने वाले किसान कैलाश चंद्र परमार के साथ जमीन की बात को लेकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल दताना में रहने वाले किसान कैलाश चंद्र पिता रामचंद्र परमार ने बताया कि दताना के रहने वाली संपत बाई और उनके 2 पुत्र मनोहर और मेहरबान के द्वारा कृषि भूमि दताना की, जिसका सर्वे क्रमांक 62 है, जिसे 2003 में मेरे द्वारा 7 लाख रुपए की राशि देकर खरीदी गई थी, जिसका विधिवत राजस्व रिकॉर्ड में चढ़ाकर शासकीय ऋण पुस्तिका के साथ मुझे कृषि भूमि पर कब्जा दिया गया था और मुझे आश्वस्त किया गया था कि आप जब कहेंगे हम आपके हित में भूमि की रजिस्ट्री करवा देंगे। मेरे द्वारा कई बार रजिस्ट्री का बोला गया, लेकिन विक्रेता पक्ष टालता रहा। अब मुझे जानकारी लगी है कि मेरी जमीन को दताना तहसील के ही रहने वाले एक अन्य किसान को विक्रय कर रजिस्ट्री करवा दी गई है। कैलाश चंद्र का कहना है कि जमीन मालिक द्वारा मुझे भरोसे में रखकर मेरे साथ विश्वासघात किया गया है। अब किसान कैलाश चंद्र ने कलेक्टर महोदय से आवेदन देकर अपनी कृषि भूमि वापस दिलवाने की बात कही है। किसान चाहता है कि उसके द्वारा की गई धोखाधड़ी में मां व दोनों पुत्रों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए। साहब, मैंने ज़मीन 2003 में खरीदी थी। संपत भाई पति दयाराम और मनोहर पिता दयाराम और मेहरबान पिता दयाराम चौधरी से सन 2003 में खरीदी थी मैंने। और उसके बाद से 20 साल से उस पर खेती करता आ रहा हूँ मैं। लेकिन पिछले साल मुझे जब मालूम पड़ा मई में कि आपकी ज़मीन बेच दी गई है और वो ज़मीन दूसरे किसी को दे दी, जब उसके पास में गया बीच में 2-4 बोर बोलवा मैंने भी मेरी रजिस्ट्री कर दो इसकी यार, तो मेरे को आलम टालम करता रहा। मैंने बार बार उसको समझाने का, उसने करनी। फिर बाद में मैंने उससे कहा कि भैया जब मैं खेती करने का तो मेरे पास पीछे दादा लोग छोड़ो और मेरे को मारने कूटने की धमकी थी उसने। और बोला तेरे खेत कुछ नहीं जा, हमने तो बेच दी, तेरे से बने जो कुछ कर लेना। क्या तो हमने साहब कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन भी दिया, सब दूर और बताया से, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब। इसलिए आप मेरी कोई सुनवाई करने की कृपा क्या चाहते हैं? मेरा इसमें मेरी सुनवाई करी जाए साहब और मुझ गरीब किसान के लिए वो मेरा हक दिलाया जाए साहब। कितनी बीघा ज़मीन है? मैंने उससे 8 बीघा 200 ज़मीन ली थी, उसमें से 4 बीघा और 4 बीघा उसने दूसरों को बेच दी और 3 बीघा और 78 आरा मेरे 3 बीघा और 18 आरा मेरे पास है। कहाँ पर है ज़मीन? ये दताने में है साहब।
दत्ताना मताना हवाई पट्टी के पास में। उनका नाम है संपत भाई पति दयाराम चौधरी। आपका नाम? मेरा नाम कैलाश पिता रामरतन दत्ताना। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा की गौ बचाओ यात्रा आज उज्जैन पहुंची। मीडिया से चर्चा में महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा द्वारा गौ वंश के संरक्षण के लिए 26 सितंबर से चित्रकूट से गौ बचाओ यात्रा निकाली जा रही है, जो आज सैकड़ों संतों के साथ उज्जैन पहुंची। कल उज्जैन में एक भव्य समारोह के साथ यात्रा का समापन होगा, जिसमें राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सहित बड़ी संख्या में साधु संत शामिल होंगे। इसके पहले आज मीडिया के साथ बातचीत में कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि शिवराज की विदाई होना तय है। बाबा ने शिवराज को सनातन विरोधी बताते हुए कहा कि उनकी वजह से ही आज गौ माता और बाबा सड़कों पर पड़े हुए हैं। चलो महाराज जी यात्रा आप निकाल रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य है इस यात्रा को लेकर, और पिछले 2018 के चुनाव में भी यहाँ तक यात्रा लेकर? देखिएगा, वैसे हमारे महासचिव महोदय ने तो जानकारी दी है, विस्तार से जानकारी हम बाद में देंगे, पर गौ माता बचाओ यात्रा से ही निकाल रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कों में आज गौ माता के बेहाल हैं, तड़प तड़प के गौ मर रही हैं। और पूरा संत समाज देख रहा था कि कोई ना कोई योजना आएगी, पर डब्बा डब्बे की योजना आ गई, जूता चप्पल की योजना आ गई, छाता की योजना आ गई, परंतु आज तक अभी गौ माता की योजना नहीं आई। इसलिए हम लोग गौ माता बचाओ यात्रा लेकर के और सैकड़ों संत हम लोग निकले हुए हैं, जो कल इसका समापन है रामघाट। कब से चल रही है? ये 26 सितंबर से चित्रकूट से प्रारंभ है और ये हमारा प्रथम चरण है, जो कल समापन होगा। फिर द्वितीय चरण कब चालू होगा वो भी हम आपको बताएंगे। शिवराज सिंह चौहान का संत महात्मा के प्रति क्या व्यवहार रहा है? हाँ, तो ये संतों के प्रति उनकी उदारता यदि रहती, गौ माता के प्रति रहती, सनातन के प्रति रहती, तो आज गौ माता के वो हाल नहीं होते जो रोड पर पड़ी हैं। और बाबा भी ऐसे रोडों में नहीं पड़े होते, रोडों में नहीं घूमते। यदि वास्तव में सनातनी का काम होता, सनातन के प्रति उनकी आस्था होती तो बाबा आखिर क्यों नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़कर गौशाला के लिए दानदाता तो अपनी तरफ खिंचा रहे, क्योंकि कई गौशाला बनी है लेकिन न तो उनको खाने को मिल रहा है न तो कुछ। आज हम लोगों ने विचार किया, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, हम संत समाज 5 बजे शाम को 5 बजे आज यहाँ भी गौशाला के दर्शन करेंगे। यहाँ नगर निगम के द्वारा बहुत बड़ी सुंदर गौशाला चल रही है, लोगों ने हमें बताई है, तो हम संत समाज भी, चूँकि कल गौ का बचाव यात्रा का समापन है, तो क्यों ना जब आज आए हैं तो हम भी देखें। मध्य प्रदेश की एक गौशाला है जो यहाँ नगर निगम उज्जैन चला रही है, तो लोगों ने बड़ी उसकी प्रशंसा की है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि पूरा संत समाज जाएगा और गौ माता के दर्शन करेंगे कि नगर निगम कैसे गौशाला चला रहा है। महाराज जी, शिवराज सिंह चौहान जो हैं लाडली बहनों से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार वो आएंगे या नहीं आ पाएंगे? नहीं, वो अपने आप में खुद ही लगने लगा कि आऊं कि ना आऊं। इसके पहले तो कभी नहीं पूछा, जबरदस्ती आते रहे। इसका मतलब है अब उनकी विदाई होने वाली है, क्योंकि जो सनातन के प्रति आस्था नहीं रखेगा वो अपने आप जाने की तैयारी कर लेगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भरे मंच से शिवराज सिंह की तारीफ कर रहे हैं, सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कोई भी अखाड़ा परिषद यदि ऐसा करता है तो हम सब उनकी भत्सना करते हैं, निंदा करते हैं। साधु समाज वो यदि ऐसे करते हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं, पर ये नहीं कह रहा है किसको वोट देना। जिसको जनता के सामने अपनी बात को रखिए कि जिसे उन्हें वोट देना वो वोट दे, परंतु वास्तव में जो सनातन के प्रति आस्था रखता है उसे वोट दे। और जो सनातन का ढकोसला पीट रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और गौ माता आज सड़क पर तड़प तड़प के मर रही। मरना एक अलग बात है, पर तड़प तड़प के मरना, आज गौ माता मर रही हैं। 33 करोड़ देवी देवता उसमें समाहित हैं और आप बात करेंगे। इसलिए यदि कोई ऐसा ही बात करते हैं तो पूरा संत समाज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की निंदा करता हूँ, कंप्यूटर बाबा सबसे पहले कर। हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ने वाले बहुत सारे नेता हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और हम लोग जो है उसको सहयोग करेंगे जो सनातन के प्रति आस्था रखेगा। उनका भी ये कहना है कि जो सनातन की रक्षा करते हैं हम उनके साथ में है। मेरी पूरा सवाल हो जाती है। पहली चीज कि जो सनातन की रक्षा करते हैं हम उनके साथ है, और जब उनसे पूछा गया है कि संत राजनीति पे क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि सबके अपने विचार होते हैं, कोई कांग्रेस के प्रति होता है, कोई बीजेपी के प्रति। तो आप भी कहेंगे कांग्रेस की ओर महाराज जी बोल रहे थे ऐसा। हाँ, तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि मैं भी तो कहता हूँ सनातन, अब ये जो भी सरकार आएगी वो सनातन प्रेमी आएगी। ये जो सनातन की बात करने वाले आज गौ माता तड़प तड़प के मर रही हैं,
तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या ये ठीक है, ये सनातनी है। 33 करोड़ देवी देवता गौ में समाहित हैं और यदि गौ माता तड़प तड़प के मरे तो ये सनातनी है। इसलिए हम लोग शिवराज सरकार का विरोध कर रहे हैं। कौन सी पार्टी है सनातनी की प्रेमी? देखिए, जिन्होंने गौशालाएं बनवाई, ये जनता जानती है कि हजारों गौशालाएं बनाई हैं। मैं जनता से आज अब जनता के सामने ही अपील करेंगे, सरकार से तो कह के थक गए, हमारी गौ माता के लिए कोई योजना नहीं लाए। मैं आपके माध्यम से महाराज श्री से भी कहूंगा, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से, कि वो भी उनसे कहें कि गौ माता के लिए तो कम से कम आप राष्ट्रीय पशु का बात करते हैं, हम सब सनातन की बात करते हैं, तो इनका सनातन कहाँ गया? सारी योजना आ गई। अच्छा, इसका मतलब है कि जो वोट दे उनके लिए योजना है, जो वोट ना दे उनके लिए योजना नहीं है। गलत बात। लेकिन कहीं ना महाकाल, जिस प्रकार आप अभी मैदान में उतरे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी लिस्ट जारी करने वाली, तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस ने आप जैसे नेताओं संतों को मैदान में उतारा हो? वो कांग्रेस वालों से पूछिए, वो बताएंगे। धन्यवाद। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।